मेरे ससुर की मोबाइल की दुकान थी। हर रात मेरे ससुर मेरे कमरे में आते और कहते, बहू मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा दो। और फिर अगली सुबह वो मोबाइल लेने आते तो इसको चूम चूम कर रखते। मैं हैरान हो जाती। एक दिन जब वो मोबाइल लेकर कमरे में गए तो मैं भी इसके पीछे चली गई और जो मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गई। मेरा नाम अरीशा है। ये कैसी दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर शायद आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, बेमतलब और बिल्कुल अधूरी बातें होती हैं, मगर इन बातों के पीछे बहुत गहरे राज छुपे हुए होते हैं। एक अधूरी बात के पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई होती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। अब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इन अधूरी बातों का मतलब सही टाइम पर समझ गई होती, ये सब कुछ नहीं हो रहा होता जो आज तक मेरी समझ में आए बिना ही हो रहा था। अगर इस वक्त मुझे पता चल जाता तो मैं अपनी जिंदगी के इस वक्त में पछता नहीं रही होती, मगर शायद ऐसे ही होना मेरे नसीब में लिखा हुआ था। मेरे ससुर की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी जिस पर वो खुद ही बैठा करते थे और बहुत अच्छे मैकेनिक थे। काफी सारे लोग अपना खराब मोबाइल या टूटा फूटा मोबाइल मेरे ससुर से सही करवाने के लिए आते थे। मेरे दो देवर थे, एक ननद थी। दोनों देवर तो पढ़ रहे थे और मेरे शौहर नौकरी पर जाते थे। मेरे ससुर देखने में काफी जवान लगते थे क्योंकि मेरी सास और ससुर दोनों ही देखने में अच्छे थे। इसी वजह से इनके बच्चे भी अपने माँ बाप पर ही गए थे। मेरे ससुर काफी हट्टे कट्टे थे, किसी भी तरह से चार जवान बच्चों के बाप नहीं लगते थे। मेरे ससुर की आदत थी कि वो रोज रात को जब अपनी दुकान बंद करके घर आते तो दुकान से खराब मोबाइल लेकर आते थे और कहते कि इस मोबाइल में रात भर चार्जिंग हुई है, इसको चार्जिंग पर लगा देना। और मैं वो मोबाइल अपने चार्जर से सारी रात अपने कमरे में चार्जिंग पर लगा दिया करती थी। फिर सुबह जैसे ही मेरे ससुर दुकान पर जाते तो जाते वक्त मुझसे वो मोबाइल ले लिया करते थे और मोबाइल को पलट पलट कर बड़े गौर से देखते थे और जेब में डाल लेते और मुझसे कहते कि बहू खत्म हो जाएगी तो मुझे बता देना। अपने ससुर की यह बात मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी और मैं इनकी इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाती थी कि आखिर मेरे ससुर क्या खत्म होने की बात कर रहे हैं। भला मेरे ससुर ऐसा क्यों बोलते हैं और बात पूरी होते ही वो जल्दी जल्दी घर से बाहर चले जाते थे। मैंने कई बार इनसे पूछने की कोशिश की मगर वो मेरी बात को इस तरह से इग्नोर कर देते थे जैसे उन्होंने मेरी बात सुनी ही ना हो। वो अजीब ही मोड़ी किस्म के इंसान थे। वो जब बात करने पर आते तो बहुत ही बातें करते थे और जब खामोश हो जाते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कोई इनसे बात भी कर ले। मेरा शौहर काम के सिलसिले में दूसरे शहरों के चक्कर लगाता रहता था, इसीलिए मैं घर में अपनी बूढ़ी सास के साथ अकेली ही होती थी। जब मैं अपने शौहर को ससुर के बारे में बताई तो वो कहते कि इनसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, इन्हें पसंद नहीं है कोई इनसे सवाल जवाब करे। इसीलिए मैं अपने सारे सवालों को अपने दिल में ही दबाए बैठती रहती थी। इन अधूरी बातों का मतलब सोचती रहती थी जो मेरे ससुर मुझसे कहकर जाते थे, मगर कभी ये पहली मुझसे ना सुलझ सकी थी। आखिरकार मैंने भी खामोश रहने का ही ठान लिया था। मगर एक दिन जब मेरा मूड किसी बात पर बहुत ज्यादा खराब था और मेरे ससुर ने मुझसे मोबाइल मांगते हुए फिर से वही बात दोहराई तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया और मैंने सोच लिया था कि अब मैं इनकी बातों के मतलब को जानकर ही रहूंगी। अगले दिन मैं ससुर के मोबाइल मांगने से पहले ही मोबाइल अपने हाथ में पकड़कर खड़ी हो गई थी और इनकी सुबह दुकान पर जाने का इंतजार करने लगी थी। थोड़ी देर बाद जब मेरे ससुर मेरे पास आए और कहने लगे मोबाइल दे दो, मैंने जल्दी से इनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। मुझे देखते ही मेरे ससुर के चेहरे का रंग उतर गया था। इनके चेहरे की तासीरात को मैं नोट कर रही थी और वह अपनी बात कहकर बाहर जाने के बजाय अपने कमरे में चले गए थे। मैं सोचने लगी थी कि क्या हुआ है। मेरे ससुर कभी मुझे इस बात का मतलब खुद तो नहीं बताते हैं, मैं खुद ही देख लूं आखिर ऐसी क्या बात है कि मेरे ससुर बार बार एक ही डायलॉग दोहराते रहते हैं। मैं तेज तेज कदमों से अपने सर के पीछे इनके कमरे तक पहुंच गई थी और कमरे के दरवाजे से झांक कर देखा। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि मेरे ससुर तो कमरे के अंदर कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जो देखा इसे देखकर मेरे होश तो काबू में ही नहीं थे। अचानक मेरे ससुर की नजर दरवाजे पर पड़ी और इन्हें पता चल गया कि मैं इनको देख रही हूँ। लाल आंखें लिए गुस्से से मुझे घूर रहे थे। इनकी लाल आंखों से मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं फौरन भागकर अपने कमरे में आ गई और कमरे के अंदर आते ही मैंने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली।
तभी मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा और मुझे बहुत डर लग रहा था। डर की वजह से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। इससे पहले कि दरवाजा टूट जाता, मैं फौरन ही डरते डरते उठकर दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरा ससुर मैं 5 साल की थी जब मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी। हम 2 भाई बहन थे। इस वक्त मेरे बड़े भैया की उम्र 10 साल थी जब हमारे माँ बाप हम दोनों बहन भाइयों को छोड़कर चले गए थे। काफी सालों तक तो हम दोनों भाई बहन अपनी नानी के घर रहे थे। इसके बाद मेरे भैया की शादी हो गई और उन्होंने अपनी कमाई से एक अलग घर खरीद लिया जिसमें अब हम 3 लोग रहते थे, मैं, भैया और भाभी। भैया भाभी का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी थी और हमेशा उन्होंने मुझे अपनी बहनों जितना ही प्यार दिया था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मेरे पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई थी। सब लोग भाभी से कहते थे कि जल्दी ही अपनी ननद की शादी कर दो। भाभी भैया को कहती कि आप अपनी बहन के रिश्ता देखना तलाश करो, अब वो जवान हो गई है। भैया कहते कि मेरी बहन हमेशा मेरे लिए छोटी ही रहेगी, मैं अभी इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं करना चाहता। मेरे भैया की जॉब बहुत अच्छी कंपनी में लगी हुई थी, इसलिए हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरी भाभी भी स्कूल में टीचिंग करती थी, दोनों मियाँ बीवी कमाते थे। मेरी दोस्ती अपने कॉलेज के ही एक लड़के के साथ हो गई थी और वो मेरे राबिते में था। वो कुछ दिन तक तो मेरा दोस्त रहा, इसके बाद हम दोनों की दोस्ती प्यार मोहब्बत तक पहुंच गई थी। इस लड़के का नाम हारून था। मैं हारून को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी और वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। वो यह गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था और इसकी फैमिली किराए के घर में रहती थी, जबकि मेरे भाई या भाभी दोनों ही कमाने वाले लोग थे और हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे भैया भाभी मेरे लिए अमीर फैमिली का रिश्ता ढूंढ रहे थे। इनका कहना था कि लड़की की जॉब अच्छी होने के साथ साथ इसकी फैमिली और घर भी बड़ा होना चाहिए ताकि इनकी बहन को किसी तरह की कोई कमी ना हो सके। मैं हारून से ही शादी करना चाहती थी, पर हारून तो किराए के घर में रहता था और ना ही इसके मुस्तकबिल जॉब लगी हुई थी। वो कभी भी पैसों के लिए कोई भी काम कर लिया करता था। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, इसलिए मुझे भी कुछ ऐसा वाला ही प्यार हो गया था। जब मैं छोटी थी और हम दोनों भाई बहन नानी के घर पर रहते थे तो हमारे नाना नानी ने हम दोनों भाई बहन का बहुत ख्याल रखा था। मेरी अम्मी नाना नानी की एकलौती लाडली बेटी थी। अम्मी अब्बू का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम दोनों भाई बहन को अकेला छोड़ गई। मैं तो बहुत ज्यादा छोटी थी, इसलिए मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो चुका है, जबकि मेरे भैया को काफी होश था और मेरे भैया बचपन से ही समझदार थे। मैं अपनी अम्मी अब्बू को बहुत याद करके रोती रहती थी और जब भैया ने अपनी जॉब के बाद अपनी ही कमाई से अपना अलग घर खरीद लिया तो उन्होंने शादी की और हम लोग नाना नानी के घर छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। भैया ने तो मुझे कभी अम्मी अब्बू की कमी महसूस तक नहीं होने दी थी। उन्होंने बचपन से ही मेरा बहुत ख्याल रखा था और अब भाभी भी मुझे ऐसे ही मिल गई थी जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इधर मैं हारून से बहुत प्यार करने लगी थी। हम दोनों चोरी छुपके एक दूसरे से रोज मिलते थे। मैं घर से किसी न किसी बहाने से निकल जाती और हारून मुझे बाइक पर खूब घुमाता था। मैं हारून से कहती कि तुम जल्दी ही अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो, क्योंकि मेरा रिश्ता भैया भाभी मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। पर हारून को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं जब घर जाती तो भाभी मुझे बताती कि भैया ने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है। मैंने हारून से जिद की और कहा कि अगर वो रिश्ता नहीं भेजता है तो मेरे भाई या भाभी मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। मेरी जिद करने पर हारून ने कहा कि तुम्हारे भैया कभी भी मेरे रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि ना तो मेरी मुस्तकबिल जॉब है और ना ही मेरा अपना मकान है। तुम तो अपने घर में रानियों की तरह रहती हो। भला तुम्हारा भाई कभी नहीं चाहेगा कि वो ये कैसे सड़क छाप लड़के के हाथ में अपनी बहन का हाथ दे दे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने भैया भाभी को समझाने की कोशिश करती हूँ। मुझे उम्मीद है तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो भैया मेरी शादी तुम्हारे साथ जरूर कर देंगे। मेरी भैया भाभी ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था, इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि वो हारून के लिए भी मान जाएंगे। हारून और मैं काफी रात तक एक दूसरे से फोन पर बातें करते रहते थे। इसके बिना मैं नहीं रह सकती थी और ना ही किसी और से शादी कर सकती थी। हम फोन पर बातें करते और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में खूबसूरत ख्वाब देखते रहते
थे। हारून को अपनी जॉब लगने तक का इंतजार था, फिर हम दोनों शादी कर लेते। एक दिन मैं हारून से फोन पर बातें कर रही थी और अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक करना भूल गई थी। भैया किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकले थे। जब उन्होंने गौर किया कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, तो उन्होंने कमरा बंद करने के बारे में सोचा। वो कमरे का दरवाजा बंद ही कर रहे थे, तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी से बातें कर रही हूँ। मैं हारून से बातें कर रही थी। भैया ने मेरी और हारून की बातें सुन ली थी। भैया ने फौरन ही मेरे हाथ से फोन छीन लिया और पूछा कि मैं आधी रात को फोन पर किससे बातें कर रही हूँ। अब मैं भैया से कुछ भी नहीं छुपा सकती थी, इसीलिए मैंने इनको अपने और हारून के बारे में सब कुछ बता दिया। भैया ने मुझे बहुत डांटा था और मेरा मोबाइल भी छीनकर अपने पास रख लिया था। भैया से मुझे बहुत डर लग रहा था। 1-2 दिन तक तो मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी और हारून से बात करने की तलाश में थी, पर मेरा मोबाइल तो भाई ले चुके थे और शायद उन्होंने मेरे मोबाइल नंबर को बंद कर दिया था। भैया भाभी को जब मेरे इस अफेयर के बारे में पता चला, तो उन्होंने हारून की सारी मालूमात निकाली और इनके बारे में इनको सारी मालूमात मिल चुकी थी और इन्होंने हमारे इस रिश्ते के लिए सख्त इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे भैया हमेशा से ही चाहते थे कि मेरी शादी किसी अमीर खानदान में हो, जबकि हारून के पास तो कुछ भी नहीं था। मेरे भैया ने कहा कि तुम्हारी शादी हारून के साथ नहीं हो सकती। मैंने भैया से बहुत जिद की और कहा कि एक बार आप हारून से मिलकर तो देखो, लेकिन भैया ने मेरी एक नहीं सुनी और ना ही मुझे हारून से मिलने दिया और भैया ने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया। मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। भाभी का भी यही कहना था कि अब तुम्हें मोबाइल नहीं दिया जाएगा, ना ही घर से बाहर निकलने दिया जाएगा, कहीं तुम इस लोफर के साथ बात ना कर लो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि हारून मेरी कॉल का इंतजार कर रहा होगा और सोच रहा होगा कि पता नहीं इससे बात क्यों नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसे क्या पता कि मेरे घर में कितनी बड़ी मुश्किल हो गई है। भाई भाभी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और अब वो जल्दी ही मेरी शादी करने वाले थे और अभी तक मेरा राबिता से नहीं हो पाया था। इसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है और मैं इतनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ। मुझे अपने भैया से यही शिकायत थी कि एक बार उन्हें हारून से मिल तो लेना चाहिए था, इसके बाद वो जैसा भी फैसला करते मुझे मंजूर था, लेकिन उन्होंने तो मेरी एक ना सुनी। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी और इनका रवैया तो मेरे साथ बिल्कुल दुश्मनों के जैसा हो गया था। इन्हें मेरे चेहरे से भी नफरत होने लगी थी। इनका कहना था कि मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरे भरोसे को इस तरह से तोड़ रही हो। क्या किसी से मोहब्बत करना अपने भाई के भरोसे को तोड़ने के बराबर होता है? मैंने अपने भैया का कोई भरोसा नहीं तोड़ा था। मैं तो हारून से सच्ची मोहब्बत करती थी। हम दोनों अपनी इस लव स्टोरी को शादी तक लेकर जाना चाहते थे, लेकिन भैया तो मेरी किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। हारून बहुत मेहनती लड़का था। वो काफी टाइम से अपनी जॉब ढूंढ रहा था। अगर इसकी जॉब लगी हुई होती तो जरूर भैया मेरा हारून के साथ रिश्ता तय कर देते, लेकिन भैया ने जिससे मालूमात निकलवाई थी, इसने इनको सब कुछ बता दिया था और कहा था कि ये लड़का कुछ नहीं करता, बेरोजगार है, इसकी तो कहीं पर नौकरी भी नहीं लगी हुई और घर भी किराए का है। बस यही सारी बातें मेरे भैया के दिल को लग गई थी और उन्होंने फैसला किया था कि वो किसी भी हाल में मेरी शादी हारून से नहीं होने देंगे। भैया भाभी मुझ पर बहुत कड़ी निगरानी रखने लगे थे। मुझे खाना नाश्ता भी कमरे के अंदर ही दिया जाता था। इन्हें डर था कि कहीं मैं दोबारा से हारून से बात ना करूं और इस घर से भाग ना जाऊं। मैं बहुत रोने लगी थी। दिन रात मेरा रो रो कर गुजर रहा था। एक दिन मैंने भैया भाभी की चोरी छुप के बातें सुन ली। भाभी भैया से कह रही थी कि अगर अरीशा इस लड़के को पसंद करती है तो इसकी शादी होने दो, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में और गुस्से में आकर तुम कोई गलत फैसला कर दो। भैया कहने लगे, मुझे अपनी बहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इसे मेरी मोहब्बत होते हुए भी किसी दूसरे की मोहब्बत की जरूरत पड़ेगी। मैंने इसे अम्मी अब्बू दोनों का प्यार दिया, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी और इसने फिर भी मेरे पीठ पीछे इस लड़के के साथ इश्क लड़ाया। मैं इस लड़के के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर वो लड़का हमारी अरीशा के लिए परफेक्ट होता तो मैं खुद इनकी खुशी खुशी शादी करवाता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन सारी जिंदगी दुखों के साथ गुजारे। लव मैरिज के चक्कर है वो अपने ही पेट पर खुलाड़ी मार ले। मुझे पता है जब इसकी शादी हो जाएगी तो वो अपनी खुशी एडजस्ट हो जाएगी और अपने इस पुराने अफेयर को भूल जाएगी। भाभी कहने लगी, अच्छा तो फिर जहाँ तुमने अरीशा का रिश्ता तय किया है वो लोग कैसे हैं? भैया कहने लगे, वो लोग बहुत अच्छे
रहे हैं। लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और हमारी अरीशा को हमेशा खुश रखेगा। इसकी फैमिली भी बहुत पढ़ी लिखी और स्टैंडर्ड है। मैं रोती हुई अपने बिस्तर पर आकर लेट गई थी और हद से ज्यादा रोने लगी थी। रो रो कर मेरी आंखें भी सूज चुकी थी। मैं आज अपने अम्मी अब्बू को बहुत याद कर रही थी कि अगर आज मेरे अम्मी अब्बू जिंदा होते तो वो मेरी बात को सुनते और समझने की कोशिश भी करते कि मैं हारून से कितना प्यार करती हूँ। भैया तो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी किससे होने जा रही है। बस मेरी मंगनी की तैयारियां चल रही थी। मैं तो एक जिंदा लाश की तरह अपने फंक्शन में शामिल थी। बाकी इस शादी से मेरी कोई खुशी नहीं थी। मेरी मंगनी वाले दिन मेरी एक दोस्त आई जिसे मेरे और हारून के अफेयर के बारे में सब कुछ पता था। वो कहने लगी, अरीशा, जब तुम्हारी भाभी ने मुझे तुम्हारी मंगनी की दावत दी तो मैंने हारून को इस बारे में बता दिया कि तुम्हारी मंगनी हो रही है। इसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं। मुझे पता है कि इसका भाई कभी भी हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगा। इसने कहा है कि अब भी सही वक्त यही है कि खामोशी से अरीशा शादी कर ले। अल्लाह ने चाहा तो हम दोनों जरूर मिलेंगे। अरीशा बाद में अपने शौहर से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लेगी। इसने कहा कि जब तक मेरी जॉब भी लग जाएगी। मेरी दोस्त कहने लगी, मैंने हारून से कहा भी था कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, ये सब मुमकिन नहीं है। अगर तुम्हें शादी करनी है तो अभी करो। लेकिन हारून ने जवाब दिया कि तुम पागल हो गई हो, शादी करना इतना आसान नहीं होता। यह बात कहकर मेरी दोस्त खामोश हो गई थी। मैंने इससे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले मैं ये एक से शादी कर लूं और फिर इससे तलाक लेकर दूसरे से शादी कर लूं। मैं बहुत गुस्से में थी। जब मेरी दोस्त ने मुझे हारून की बातें बताई तो मुझे इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इसने मुझसे कितने सारे वादे किए थे। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि तुम मुझे अपना मोबाइल दो, मैं हारून से बात करना चाहती हूँ। मेरी दोस्त ने मुझे हारून के नंबर पर कॉल लगाकर दे दी और जब मैंने हारून से बात की तो इसने कहा कि इसमें मुश्किल वाली क्या बात है। तुम्हारा भाई जिसके साथ शादी करवा रहा है वो बहुत अमीर लड़का है, उम्र में भी तुमसे काफी बड़ा है। मैंने सारी मालूमात निकाल ली है। वो शादी के कुछ दिनों बाद ही अमेरिका चला जाएगा क्योंकि इसका बिजनेस अमेरिका में ही सेट है। वो तुम्हें हर महीने अपनी सैलरी भेजता रहेगा और इधर हम दोनों इन पैसों से एक अपना अलग घर ले लेंगे और वहां पर रहेंगे। फिर हम दोनों को कोई अलग नहीं करेगा। मैंने हारून से कहा कि तलाक लेने के बाद तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। तो वो कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारी शादी से और तुम्हारे तलाक से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। तुम मुझे हर हाल में कबूल हो। अभी तो मैं मजबूर हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस फिर हारून ने मुझे ये बात समझा दिया और ब्रेन वॉश कर दिया और मैं इसके हर बात को मानती चली गई। मैं हारून की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी और मुझे इसकी मोहब्बत में सही गलत का पता ही नहीं चला। बस मैं हारून के बनाए गए प्लान के मुताबिक चलती गई। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे शौहर का नाम जैन था। जैन एक नॉर्मल सी शक्ल वाला लड़का था और मुझसे उम्र में काफी बड़ा था। इसका अमेरिका में अपना बिजनेस था। वो छुट्टियों पर अपने घर आता था। अमेरिका के साथ साथ इसका बाकी मुल्कों में भी आना जाना लगा रहता था क्योंकि किसी भी जगह से जब तक इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तब तक वो घर पर नहीं आता था। इसीलिए इसे ज्यादातर अमेरिका में ही रहना पड़ता था। अब तो वो अपनी शादी महीने करने के लिए जहाँ पर आया हुआ था, इसीलिए एक के अंदर अंदर ही मेरी शादी हो गई। ये लोग बहुत पैसे वाले थे। मेरे दोनों देवर पढ़ाई कर रहे थे। मेरे ससुर की अपने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी। ये इनका शौक था। इनका कहना था कि जब वो काफी सालों पहले बहुत गरीब हुआ करते थे तब उन्होंने इसी दुकान से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और आज वो इस छोटी सी दुकान से कहां पहुंच गई। मेरे ससुर के लिए वो मोबाइल की दुकान बहुत लकी थी, इसीलिए अमीर होने के बाद उन्होंने अपने इस पुराने काम को नहीं छोड़ा था। मैं अंदर ही अंदर बहुत उदास थी मगर दिखावे के लिए मुझे खुश नजर आना पड़ रहा था। मुझे इस दिन का इंतजार था जब जैन अमेरिका जाने वाला था। जैन को तो मैं बहुत पसंद आई थी। इसने कहा था कि मुझे तुम जैसी ही बीवी की तलाश थी, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैंने तो अपनी आंखों में हारून के ही ख्वाब सजाए हुए थे। जब जैन अमेरिका जा रहा था तो वो बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहा था। इसका दिल नहीं कर रहा था कि वो अपनी नई नवेली बीवी को छोड़कर जा रहा था। इसने कहा था कि मैं जल्दी ही तुम्हें अमेरिका बुलवा लूंगा। मुझे तो बस जल्दी थी वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। इसके जाने की खुशी मुझे अंदर ही अंदर हो रही थी। जैन अमेरिका जाने से पहले
मुझे अपने साथ मेरे मैके ले गया था। वहां पर भैया भाभी मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत तो मैं पहले से ही थी, मगर अब शादी के बाद जेवर और मेकअप करके मेरी खूबसूरती में और ज्यादा चार चांद लग गए थे। फिर मैं जैन के साथ अपने ससुराल आ गई। जैन अमेरिका जा चुका था। मैंने जैन के जाते ही फौरन इस कॉल पर बात की क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे एक नया फोन दे दिया था। मैं हारून से मिलने के लिए बहुत तड़प रही थी। इसने मुझे पार्क में मिलने के लिए बुलाया। मैं अपने सास से बहाना करके हारून से मिलने के लिए चली गई थी। हारून ने जब मुझे देखा तो देखता ही रह गया था। काफी देर तक तो वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करता रहा। इसके बाद इसने मुझे जैन को काबू करने की टिप्स बताई ताकि जैन सारे पैसे मुझे भेजता रहे, मगर मुझे हारून की ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता हारून मुझसे किसी न किसी बहाने से पैसे मंगवाने लगा था। मैं घर पर रहकर अपने कमरे में ही हारून से फोन पर बातें करती रहती थी। एक दिन मेरे ससुर ने अपने मोबाइल शॉप से वापस आकर मुझे अपनी दुकान से खराब मोबाइल लाकर कहा कि अपने कमरे में इसे चार्ज पर लगा दो। मैंने इसे संभाल कर सारी रात के लिए चार्जिंग पर लगा दिया था। अगली सुबह मेरे ससुर ने मुझसे वो मोबाइल मंगवाया और जैसे ही मैंने इन्हें मोबाइल दिया तो मेरे ससुर मोबाइल को पलट पलट कर देखने लग गए और उन्होंने मोबाइल को जेब में डाल लिया। तो कहने लगे कि बहू, जब खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। ये बात मेरी कुछ समझ नहीं आई थी कि मेरे ससुर क्या कहना चाहते हैं। अपने ससुर की बात सुनकर तो मैं सोच में पड़ जाती थी। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। हर दिन मेरे ससुर मुझसे यही बात कहते थे और मुझे समझ नहीं आता था कि क्या खत्म हो जाए तो मैं अपने ससुर को बता दूं। एक दिन मैंने मोबाइल को किचन में ही लाइट बोर्ड में इसको चार्जिंग पर लगा दिया और जब अगली सुबह मेरे ससुर मोबाइल मांगने के लिए आए तो मैंने किचन से लाकर इनका मोबाइल इनके हाथ में पकड़ा दिया। ये देखकर कि वो मोबाइल किचन से लेकर आई हूँ, मेरे ससुर के चेहरे का रंग उड़ गया था। फौरन बाहर जाने के बजाय सीधा अपने कमरे में चले गए थे। मैं दबे पैरों से इनके पीछे पीछे गई तो दरवाजे से झांककर जो मैंने देखा, इसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि मेरे ससुर जिस मोबाइल को खराब कहकर मुझे देते थे वो मोबाइल खराब नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक होता था और मेरे ससुर इस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही मोबाइल को ऑन किया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मोबाइल नहीं बल्कि मेरे लिए कोई इतनी बड़ी चीज है जिसके होने से मेरी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं। मेरे ससुर जब मुझे मोबाइल चार्जिंग पर लगाने के लिए देते वो मुझसे कहते कि ये कस्टमर का खराब मोबाइल है, इसे अपने कमरे में सारी रात के लिए चार्जिंग पर लगा दो। मैं इनके कहने के मुताबिक मोबाइल को चार्जिंग पर लगा देती थी, लेकिन असल में वो मोबाइल खराब नहीं होता था जबकि वो तो बिल्कुल ठीक होता था और मेरे ससुर इसका वीडियो से रिकॉर्ड ऑन करके मुझे मोबाइल दे दिया करते थे और मैं मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर अपने काम में बिजी हो जाती थी, जिससे मेरे कमरे में होने वाली मेरी बातें आसानी से इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाती थी। इसका मतलब था कि मेरे ससुर मेरी सारी बातें सुनते थे। मैं जो रोज हारून से बातें करती थी वो सारी बातें भी इनको पता थी। हारून रोज मुझसे 22 से मांगता था, वो सारी बातें मेरे ससुर सुनते थे। मैं ये सब सोचकर ही बहुत डर गई थी। हारून को मैंने एक बार पैसे दे दिए तो अब वो रोज रोज फोन करता था, हर रोज थोड़े बहुत पैसे मांगा करता था। अब मैं हारून की इस आदत से बहुत तंग आ गई थी। अगर किसी को इस बारे में पता चल जाता कि हारून मुझसे पैसे मांगता है और मैं इसे पैसे दे देती हूँ और हम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, तो फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। जैन की जब भी मेरे पास कॉल आती थी तो मैं इसे सिर्फ थोड़ी बहुत ही बात करके किसी न किसी काम का बहाना बनाकर चली जाती थी, मगर अब मुझे महसूस हो रहा था कि हारून लालची है। मैं इसे पीछे छुड़ाना चाहती थी तो इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया क्योंकि वो समझ गया था कि मैं अब इससे तंग आने लगी हूँ और मैं बेवकूफ अब इसका असली रूप जान चुकी थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे भैया ने इसीलिए मेरी शादी हारून से नहीं होने दी क्योंकि वो इसकी असली हकीकत को जानते थे। मैं तो इसकी मोहब्बत में अंधी थी, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पर सच तो ये था कि हारून बहुत बड़ा लालची और घटिया इंसान था। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था बल्कि इसको तो मुझसे इस बात का लालच था कि मेरा भाई अमीर है
और अगर मेरी इससे शादी हो गई तो इसे जहेज में काफी कुछ मिलेगा। लेकिन भैया को इसके बारे में सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने मेरी इससे शादी नहीं होने दी। अब हारून मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। मैं इसके लालच की धमकियों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इस बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और ये बात तो मेरे लिए डूब मरने के काबिल थी कि मेरी इस हरकत के बारे में मेरे ससुर को सब कुछ पता था। उन्होंने मेरी और हारून की होने वाली सारी बातें सुन ली थी और इन्हें शायद मुझ पर पहले से ही शक था, इसीलिए उन्होंने मेरी बातें सुनने के लिए ऐसा किया था। मेरे ससुर ने मुझे देख लिया था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ। मैं इनको देखते ही फौरन अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरे कमरे के अंदर आते ही मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मजबूरन मुझे दरवाजा खोलना ही पड़ गया। अगर मैं दरवाजा नहीं खोलती तो शोर से सारा घर जमा हो जाता। ससुर को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर मैं तो बहुत डर गई थी। वो मेरे कमरे के अंदर आ गए थे। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी करने के बावजूद अपने पुराने बॉयफ्रेंड से राबिते में हो और मेरा बेटा मेहनत करके जो पैसे तुम्हें भेजता है वो सारे पैसे तुम अपने बॉयफ्रेंड को दे देती हो। मुझे शुरू से ही तुम्हारे ऊपर शक हो गया था, इसलिए मैं मोबाइल का रिकॉर्ड ऑन करके तुम्हें धोखे से चार्जिंग पर लगाने के लिए दिया करता था, ताकि तुम्हारी सारी बातें सुन सकूं। और तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया था कि तुम इसे पैसे देती हो। मैं तभी तो तुमसे मोबाइल ले जाते वक्त कहता था कि जब खत्म हो जाए तो बता देना, ताकि तुम उलझन में रहो कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। इस तरह से शायद तुम अपने इस उठाए हुए गलत कदम को रोक लो, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस लड़के से तो मैं खुद निपट लूंगा, बस तुम मुझे खुश कर दो। मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगा। अपने ससुर की आखिरी और घटिया बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी और मेरा दिमाग चकरा गया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस आदमी को जान से मार दूं। ये इंसान कितना गिरा हुआ था, कितना घटिया इंसान था। ये इसीलिए तो मेरी जासूसी में लगा हुआ था कि इसकी मुझ पर बुरी नजर थी। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दिल कर रहा था कि मैं अपने ससुर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दूं। मैंने इसे बहुत बुरा भला कहा, इसे एहसास दिलाना चाहा कि मैं इसकी बेटी की तरह हूँ और इसके बेटे की बीवी हूँ और इस घर की इज्जत हूँ। मगर जब कुछ लोगों की नीयत ही खराब होती है तो वो लोग कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होते और ना ही इन्हें अपने रिश्तों की कदर होती है। वो मुझे लगातार धमकाया जा रहा था कि मेरी बात मान जाओ, वरना मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग जैन को सुना दूंगा, फिर वो तुम्हें हाथ पकड़कर इस घर से निकाल देगा। मेरे बेटे को अगर पता चल गया कि तुम्हारा अफेयर तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड के साथ चल रहा है तो वो कभी भी तुम्हें इस घर में रहने नहीं देगा। तुम्हें तलाक देकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। इसके बाद तो तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं कर सकेगा और फिर तुम्हें मेरे बेटे से फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। फिर देना तुम अपने आशिक को पैसे। अपने ससुर की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। मैंने कभी भी हारून के साथ गलत रिलेशनशिप नहीं बनाया था। मैंने तो बस इससे मोहब्बत की थी। जब यही सब मैंने हारून को बताया कि मेरे ससुर को सब कुछ पता चल गया, वो मुझसे कहते हैं कि मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वो मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो इसने कहा कि कैसे तुम अपने ससुर के साथ ये सब कुछ कर सकती हो। मैंने हारून से कहा कि तुम जल्दी मुझे तलाक दिलवाकर इस घर से अपने पास बुला लो। मुझे लगा शायद हारून मेरी कोई मदद करेगा, मगर इसकी बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। वो मेरी आखिरी उम्मीद था और मेरी आखिरी उम्मीद भी इससे खत्म हो चुकी थी। जब हारून ने मुझसे कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारे ससुर को पता चल गया, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने अमीर लड़का देखकर मुझे छोड़ दिया और इससे शादी कर ली। अब मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, इसके बाद मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। आइंदा मुझसे कोई भी राबिता करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर हारून ने कॉल कट कर दी। मेरे ऊपर चारों तरफ से मुसीबत आ गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सारा दिन मैं अपने लिए दुआ करती रहती थी कि मेरे लिए कोई तो अच्छा रास्ता निकल आए। ये बात अगर मेरे भाई या भाभी को पता चल गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। भैया तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। इधर घर में रहकर मेरा ससुर मुझे ब्लैकमेल करता रहता था। रात को जब मेरी सास सो जाती तो मेरे कमरे का धीरे धीरे दरवाजा बजाता रहता कि किसी की आंख ना खुल जाए। मैं डरी सहमी से दरवाजे के पास खड़ी रहती थी, मगर दरवाजा नहीं खोलती थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता चला जा रहा था। मैं परेशानी में टहल रही थी। डर था तो बस इतना कि इस काली रात से मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए।
जैसे जैसे दिन निकल रहा था, रोशनी भी फैलती जा रही थी और मुझे उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था और इस घर में अब गौर करना शुरू कर दिया था। अब मैं अपनी ननन के कमरे में जाकर सोने लगी थी और इसको कहने लगी थी कि मुझे अकेले में डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। अब मैं रात को बेफिक्री से अपनी ननन के कमरे में सोने लगी थी। अपनी बेटी के डर की वजह से मेरा ससुर ननन के कमरे में नहीं आता था। मेरी ननन तो मुझसे बहुत खुश रहती थी। इसी तरह से मेरी भी परेशानी कुछ खत्म हो गई थी। मेरा ससुर जब भी मुझे कहीं अकेला देखता तो अपनी हरकतों पर उतर आता था। मेरा हाथ पकड़ लेता तो कभी मुझे कमरे में चलने के लिए कहता था। मैं सब कुछ काफी दिनों से बर्दाश्त कर रही थी और अपने ससुर की वजह से बहुत परेशान रहती थी। रात को जब मैं अपनी ननन के साथ सोती, मेरी ननन इस परेशानी की वजह पूछती तो मैं इसे कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन मेरी ननन अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर गई थी और इसे घर आने में काफी देर हो गई थी। मैं अपने ननन के कमरे में ही जाकर लेट गई थी। मेरा ससुर कमरे का दरवाजा बजा रहा था। मुझे लगा कि शायद ननन आ गई होगी, इसलिए मैंने बेफिक्री से दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर आते ही मेरा ससुर मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगा। मैं अपने ससुर से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर शायद इस बार अल्लाह ने मेरा साथ दिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि अपने बाप की सारी सच्चाई मेरे ननन के सामने खुलकर आ गई थी, क्योंकि जब मेरा ससुर मुझे गलत काम करने के लिए फोर्स कर रहा था तब मेरी ननन ने इसकी सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से घर वापस आ गई थी और कमरे में जब आई तो इसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। ये सब देखकर वो चौंक गई थी। इसने अपने बाप को बहुत बुरा भला कहा था। मेरे ससुर ने मेरी ननन को अपने मोबाइल दिया और कहा, ये सुनो तुम्हारी भाभी की ये करतूतें। लेकिन मेरी ननन ने इस बात पर यकीन नहीं किया और ससुर से कहा कि आप भाभी के साथ गलत कर रहे थे, सबसे बड़ी गलती आपकी है। मेरी ननन ने अपने पापा से कहा कि अगर आगे से आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं ये सब कुछ भैया को बता दूंगी। मेरे ससुर ने वादा किया था कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, इसीलिए वो कमरे से निकल गया था। मेरी ननन ने मेरी मदद की थी, जबकि ससुर ने इसे मेरी और हारून की रिकॉर्डिंग भी सुना दी थी। अब मैं इसे और सच नहीं छुपा सकती थी, इसलिए मैंने इसको सब कुछ बता दिया और मैंने इसे अपनी गलती की माफी भी मांगी थी। मेरी ननन बहुत समझदार लड़की थी। इसने कहा कि अच्छा हुआ सही वक्त पर आपको अकल आ गई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और इस बात को यही खत्म कर दिया जाए तो बेहतर होगा। इसने अपने पापा का मोबाइल अपने पास रख लिया था। इसने इसी टाइम अपने पापा के मोबाइल को तोड़ दिया और कहा कि यह सबूत खत्म हो चुका है, इसीलिए कभी यह बात भैया को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना आप दोनों के रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मेरी ननन ने मेरे शौहर को अगले दिन कॉल की और इनसे कहा कि भाभी की यहाँ पर तबीयत ठीक नहीं रहती और इनका आपके बिना दिल भी नहीं लगता, इसीलिए आप इनको अपने पास अमेरिका ही बुला लो। मेरे शौहर ने जब अपनी बहन की ऐसी बातें सुनी तो इसने जल्दी ही मुझे अपने पास बुला लिया और अब मैं जैन के साथ अमेरिका में रह रही हूँ। अब मेरा शौहर जब भी मुझसे पाकिस्तान जाने को कहता है तो मैं अपने ससुर की वजह से नहीं जाती, पर शायद मेरे ससुर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अब इनके पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं जिससे वो मेरी गलती साबित कर सके, क्योंकि मेरी ननन इनका मोबाइल तोड़ चुकी थी और मैं यह बात जानती हूँ। इसने आज तक इस राज को कभी किसी को नहीं बताया। मेरी इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना था, इन सारी लड़कियों से दरख्वास्त करना चाहती हूँ जो शादी से पहले प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाती हैं। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ वक्त जाया करने का होता है। असल मोहब्बत शादी के बाद अपने शौहर से होती है। मैं जैन के साथ बहुत खुश हूँ। जैन मुझसे बहुत प्यार करता है, जबकि मैंने इसे कभी प्यार नहीं दिया, तब भी वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने तो हमेशा हारून से मोहब्बत की, लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया ये सब तो आपको मेरी कहानी से ही पता चल गया होगा। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी ननद ने मेरा साथ दिया, वरना तो आज मैं बेघर होती और अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर चुकी होती। इस दिन के बाद कभी मैंने हारून से कोई राबता नहीं रखा। सुना था कि इसकी भी शादी हो गई और इसकी बीवी शादी के 2 महीने बाद ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। इस घटिया इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि इसने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया था और मुझे पैसे लेने वाला बैंक समझा था। मैं तो अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ, इसीलिए आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने शौहर को ही वैल्यू दीजिए और हमेशा अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखें। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।